हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। कल हमने हिंदी की क्लास ली थी जिसमें से छंद आपको पढ़ाया था। और छंद में हमने आपको उसकी परिभाषा बताई थी। ठीक है। छंद में हमने आपको उसके भेद बताए थे, उनकी गढ़, मात्राएं, यति, विराम, ये सब बताया था। मात्राओं की गणना करना बताया था, वर्णों की गणना करना बताया था, ये सब मैंने बताया था। हाँ, लास्ट में एक एक पंक्ति लिखी थी इसकी मात्रिक छंद में, तो उसमें थोड़ा सा काउंट करने में गलती हो गई है। ठीक है, तो उसको सुधार लीजिएगा। उसमें 16 मात्राएं आएंगी, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि जो लघु स्वर होते हैं, लघु स्वर होते हैं, तो उसमें छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ होते हैं। और जो बड़े स्वर, दीर्घ स्वर होते हैं, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये सब दीर्घ स्वर होते हैं। और उसमें अंगा, ए, ओ, ए, ये सब दीर्घ स्वर में आते हैं। तो जहां पर बंदव, गुरु पदम, पदम परागा, तो बंदव जो था ना, वहां पे अंग की मात्रा थी। अंग की मात्रा में 2 नंबर लगेगा। ठीक है, तो उसको जोड़ लेंगे तो आप 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इतना आपको बताना था कल के वीडियो में। थोड़ा सा हिंदी में लास्ट में, सिर्फ लास्ट में गड़बड़ हुई थी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे समास। समास क्या होता है, आप लोगों को पता होगा। समास क्या होता है, ये तो सब आपको पता ही होगा। उसकी परिभाषा, समास का मतलब क्या होता है। समास की परिभाषा मतलब दो या दो से अधिक शब्दों मिल करके जब एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, क्या होता है, समास कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्द मिल करके, दो या अथवा दो से अधिक शब्द मिल करके बने नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्द मिल करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, समास। ठीक है, आई बात समझ में। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के एक नए शब्द का निर्माण करते हैं या सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं। सार्थक लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे नए शब्द का लिख करके सार्थक शब्द लिख लो। सार्थक शब्द, सार्थक मतलब एक ठीक ठाक शब्द का निर्माण करते हैं। सार्थक मतलब जैसे दो शब्द हमने मिलकर बनाए, उससे एक नया शब्द बना, तो वो क्या होता है, समास कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के एक सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं, समास कहलाते हैं। ठीक है, समास कहलाते हैं। और समास के नियमों से बना पद क्या कहलाता है, समास के नियमों से बना पद क्या कहलाता है, समासिक कहलाता है। क्या कहलाता है, समासिक पद कहलाता है। ये पॉइंट नोट करते जाना, ठीक है आप लोग। समास के नियमों से बना पद क्या कहलाता है, बना शब्द समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। और वही चीज, ठीक है, समास के नियमों से जो बना पद क्या कहलाता है, बना शब्द या बना पद, यहाँ लिख दो शब्द। समास के नियमों से बना शब्द समासिक पद कहलाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। अब समास के नियमों से जो बना पद, समास के जो नियम होते हैं उनसे एक शब्द बनता है, उसे क्या कहते हैं, समासिक पद कहते हैं या समस्त पद। समस्त पद मतलब वही समासिक पद, समस्त पद मतलब सारा पद। ठीक है, समस्त पद का मतलब होता है, जैसे हमने दो शब्द लिए, उनको हमने मिलकर के समास का जो भी नियम लगता है, अभी जो नियम होंगे, तो उस नियमों से जो भी शब्द बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। उन सारा का पद को क्या कहते हैं, समस्त मतलब सारा, उसी को समासिक पद भी कहते हैं या समस्त पद कहते हैं। ठीक है, ठीक है। और जो समस्त पद होते हैं, समस्त पद के नियमों को फिर से अलग किए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। समस्त पदों के
समस्त पदों के सभी पदों को, समस्त पदों के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? समास विग्रह कहलाती है। समास विग्रह मतलब समास को अलग करती है, विग्रह मतलब क्या होता है? अलग करना। ठीक है, इतना बात याद रखना। समास विग्रह मतलब होता है समास को अलग करना। विग्रह मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना या किसी चीज को अलग करना। तो समस्त पदों के, जो समस्त पद कौन से, जो समास के नियमों से बने होते हैं, उन्हीं को हम समस्त पद भी कहते हैं, समासिक पद भी कहते हैं। उन्हीं पदों के सभी पदों को हम अलग अलग कर दें तो वही क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। आप समझ में आई बात? दो या दो से अधिक शब्द है, जब एक शब्द का निर्माण करते हैं तो कौन सा सार्थक शब्द बनता है? एक सार्थक शब्द का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास के नियमों से बना पद क्या कहलाता है? समासिक पद कहलाता है। ठीक है, समास के नियमों से बना शब्द समासिक पद कहलाता है। और वही जो समस्त समासिक पद को ही समस्त पद कहते हैं। और फिर उन्हीं पदों के हम समस्त पद जो होते हैं, अब उन्हीं पदों को जब अलग अलग कर दें तो उन्हें समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? जैसे उदाहरण, नील कमल का विग्रह क्या होगा? बताओ। नीला है जो कमल। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? ठीक है, जैसे नील कमल, ये क्या बना? ये बना समास, इसी को कहते हैं। जैसे हमने एक नील और एक कमल, दो दो से अधिक शब्द हो गए, उनको हमने दो या दो से अधिक शब्द, उन शब्दों को जोड़ा तो क्या बना? एक सार्थक शब्द क्या बन गया? नील कमल बन गया। अब उसके ऊपर कह रहे हैं फिर समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद कहलाता है। अब यही समस्त पद है, अब इनको हमने अलग कर दिया तो नीला है जो कमल, ये समास विग्रह कहला दिया। चौराहो, चाराहा मतलब क्या होता है? चार राहों का समूह। ठीक है, इस तरीके से। अब समास के भेद लिख लो। समास के भेद कौन कौन से होते हैं? छह भेद होते हैं। एक होता है अव्ययी भाव समास, एक होता है द्वंद्व समास, एक होता है द्वंद्व समास, एक होता है कर्मधारय समास, एक होता है बहुब्रूही समास, और पांचवा छठा कौन सा होता है? बताओ जल्दी से। तत्पुरुष समास। ऐसा नहीं कि मतलब ये पहले फिर ये दूसरा, दूसरा यही होता है, फिर तीसरा ये हो जाता है, चौथा ये, लेकिन छह यही होते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। आपके एग्जाम में जब भी यूपीटेट का पेपर जो होगा उसमें आपके ये डेफिनेशन पूछ ली जाएगी समाज से, या फिर आपके भेद पूछ लिए जाएंगे, जो हमने भेद लिखवाए हैं समाज के जो भेद होते हैं। अभी इन्हीं भेदों में से इनकी पहचान करना बता देंगे कि जब मतलब आपको क्वेश्चन आएगा तो इस तरह क्वेश्चन नहीं आएगा कि मतलब आप अव्ययभाव समास बताओ, नहीं इस तरह नहीं। आपको एक वर्ड दे दी जाएगा, उसे पहचानना होगा कि कौन सा अव्ययभाव समास है, कौन सा द्विगु समास है, कौन सा द्वंद्व समास है, कौन सा कर्मधारय समास। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, वो आपको बताना होता है। तो हम उसकी पहचान बता देंगे कि आप समझ जाएंगे इन शब्दों को देख करके कि ये अव्ययभाव समास है, कि द्विगु समास है, कि द्वंद्व समास है, कि कर्मधारय समास है, कि बहुब्रूही समास है, कि तत्पुरुष समास है। इस तरीके से। ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर आगे लिखते हैं। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? आइए देखो, आपको अब हम बताएंगे क्या। देखो, आपके एग्जाम में मैं पॉइंट ऑफ व्यू के द्वारा बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा
कि आप इसकी परिभाषा लिखो, नहीं, परिभाषा की डेफिनेशन लिख दी जाएगी, आपको पूछा जाएगा कि कौन सा समास है, कौन सा अव्ययीभाव समास है, कौन सा द्वंद्व समास है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जाएगा कि मान लो कोई मतलब एक एग्जांपल दे दिया गया तो आपसे पूछा जाएगा कौन सा अव्ययीभाव समास है, कौन सा द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे विकल्पों में। ठीक है, ऑप्शन में जो होते हैं उस तरीके से क्वेश्चन, तो अब हम उनकी पहचान करना बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। आप उस शब्द को देखेंगे, आपको पता चल जाएगा अच्छा ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, अच्छा ये कर्मधारय समास का उदाहरण है, इस तरीके से। तो चलिए समास शुरुआत करते हैं। अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास, ठीक है, पॉइंट नोट करते जाना। अव्ययीभाव समास, इसका पहला पॉइंट इसमें पहले पद की प्रधानता होती है, पहले तो ये नोट कर लो। इसमें पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है, ठीक है, पहला पद प्रधान होता है और पहला पद, इसको पहला पद अव्ययी भी कहते हैं, ठीक है, पहला पद प्रधान होता है, इतना नोट करो आप। इसमें पहला पद प्रधान होता है और इसकी पहचान, ठीक है, इसका पहला पद प्रधान होता है जिसे अव्ययीभाव समास कहते हैं, जिसे अव्ययीभाव समास कहते हैं, ठीक है। अब इसकी पहचान लिख लो, पहचानेंगे कैसे? पहचान ये है, जिन भी शब्दों के आगे उपसर्ग लगाओ, पहला पद प्रधान होता है, जिन शब्दों के आगे उपसर्ग लगाओ, वो सब अव्ययीभाव समास के वो अव्ययीभाव समास के उदाहरण होते हैं, अव्ययीभाव समास होते हैं, ठीक है, अव्ययीभाव समास होते हैं, ठीक है। इसमें योजक चिन्ह भी होता है, इसमें योजक चिन्ह लगा होता है, इसमें जिन शब्दों के आगे, शब्दों में, इसमें लिख दो शब्दों में, इसमें शब्दों में, नहीं नहीं ये लिख दो, जिन शब्दों में योजक चिन्ह, अब योजक चिन्ह कौन से होते हैं, इस टाइप का, ये बीच वाला योजक चिन्ह लगा होता है, लगा हो और अगल बगल मतलब साइड में, अगल बगल में जो शब्द दिया गया होगा, जो शब्द होगा वो सेम होगा, ये इसकी पहचान है, ठीक है। जिन शब्दों के आगे उपसर्ग लगाओ, उपसर्ग कौन से होते हैं, या, प्रति, यथा, यावत, भर, आ, अभी, इस टाइप के, मतलब आदि, मतलब आगे भी जितने भी होंगे, जितने भी उपसर्ग होते हैं, अभी इस क्लास के बाद हम उपसर्ग क्लास जब लेंगे तो आपको समझ आएगा अच्छा इतने सारे उपसर्ग होते हैं, उन सब उपसर्गों के भी डिवाइड करा देंगे, ठीक है। तो अभी थोड़े बहुत लो कि प्रति, यथा, यावत, भर, आ, अभी, इस तरीके के उपसर्ग लगे होते हैं जिन शब्दों के आगे, वो सब कौन होते हैं, अव्ययीभाव समास के उदाहरण होते हैं। अब योजक चिन्ह जैसे कि दिन, दिन होगा, रात, रात होगी, घर, घर आदि, ठीक है, ये उदाहरण हो गए इसके, पहचान मतलब, ठीक है। जिन शब्दों के आगे उपसर्ग लगा हो वो अव्ययीभाव समास के उदाहरण होते हैं। अव्ययीभाव समास उपसर्ग कौन से होते हैं, प्रति, यथा, यावत, भर, आ, अभी, अति, अब, अति, अनुकूल, अनुकूल, अनु, इस तरीके से। और योजक चिन्ह में जैसे मैंने बताया था, जिन शब्दों में योजक चिन्ह लगा हो तो योजक चिन्ह लगा होगा और उनके अगल बगल शब्द सेम होंगे, ये अव्ययीभाव समास के उदाहरण होते हैं। अब तत्पुरुष समास के उदाहरण लिख लो। तत्पुरुष समास में क्या होता है, दूसरा प्रधान होता है तत्पुरुष समास में, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। अच्छा इसके कुछ वो बता दें आप लोगों को,
बता तो दिया है, यही तो एग्जाम्पल है, उदाहरण। ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। इसमें दूसरा वर्ग प्रधान होता है। ठीक है, और इसमें विभक्ति का लोप होता है। विभक्ति मतलब आपने संस्कृत में पढ़ी होगी या फिर हिंदी में पढ़ी होगी, कर्ता कारक का, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने, अपदान से संबंध में का के रा री रे, इस तरीके का आपने पढ़ा होगा। अधिकरण में या पर वो सब कौन सी होती है, विभक्तियां होती हैं। इसमें विभक्ति का लोप होता है। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखा रहता है ताकि आपको याद रहे। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें व्यक्ति का लोप होता है। ठीक है, जैसे कि राजकुमार, तो राजा का कुमार, इस तरीके से। नहीं, ये उल्टा लिख दिया हमने। यहाँ ना लिखोगे, जैसे राजा का कुमार, इसमें ये जो क्या है, का क्या है, विभक्ति है, तो ये हो जाएगा राजकुमार। ये क्या बन गया, तत्पुरुष समास का उदाहरण बन गया। तो इसमें कौन सा दूसरा पद प्रधान होता है, ये दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, ठीक है, जैसे धर्म का ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, ये विभक्ति हो गई और ये दूसरा पद प्रधान होता है, तो धर्म ग्रंथ। ठीक है, इस तरीके से नोट कर लीजिए। अब इसमें लिखते हैं आपको, कर्ता ने कर्म को, नहीं बात अलग से लिखते हैं क्लास से। अब इसको नोट कर लो पहले। देखो, जो तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास में जो दूसरा प्रधान होता है, पहले तो उसकी दूसरा प्रधान होता है, उसमें व्यक्ति का लोप होता है। व्यक्ति मतलब जो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। ठीक है, तो कर्ता में कौन सी, ने, कर्म में को, करण से, संप्रदान में के लिए, अपादान में से अलग होने का भाव, संबंध में का, संबंध में काकी के रारी रे, काकी के या फिर रारी रे, अधिकरण में या पर। ये क्या लिखा है, ये मैंने वो लिखे हैं, जब आपको कोई वर्ड दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि कौन कारक है, तत्पुरुष है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण है, संप्रदान है, तो आपको ये पहचानना, ये इसके चिन्ह होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने भाव, संबंध में काकी के रारी रे नानी ने, ये वर्ड आपको लेटर दे, ये लेटर है, वर्ण। इन वर्णों को देख के आप पहचान सकते हो कि अच्छा इसमें कौन सा वो कर्ता कारक है, कि कर्म कारक है, तत्पुरुष समास है, कि करण कारक तत्पुरुष समास है, कि संप्रदान कारक तत्पुरुष समास है, कि अधिकरण तत्पुरुष कारक समास है, कि संबंध में तत्पुरुष समास है। इस तरीके से आप पहचान पाओगे। कर्ता ने, अब इसका उदाहरण, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने, ठीक है, पर कर्ता कारक का पूछा नहीं जाता था, सॉरी, इसका नहीं पूछा जाता। ये तो हमने आपको व्यक्ति पूरी लिख दी। ये व्यक्ति मैंने आपको पूरी लिख दी थी, संस्करण में याद रहता, वही मुझे याद रह गया था, तो मैंने पूरा लिख दिया। यहाँ से पूछा जाता है आपको, हिंदी में समास में कर्म कारक से पूछा जाएगा। ठीक है, कर्ता से नहीं पूछा जाएगा, कर्म कारक से पूछा जाएगा। कर्म हो गया, करण हो गया, संप्रदान हो गया, अधिकरण हो गया, संबंध हो गया, इस तरीके से पूछा जाएगा। वो मुझे व्यक्ति याद थी ना, कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव, संबंध में काकी के रारी रे, अधिकरण में या पर होता है। उस तरीके से मैंने याद करके मैंने वही लिख दिया। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जाम्पल आपको जैसे पहचानना होगा, कैसे, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला,
क्या होता है? गगनचुंबी होता है। ठीक है, चूमने वाला। ठीक है, क्या कहलाता है? गगनचुंबी। ठीक है, मैं एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आप बाकी देख सकते हो, किताब में भी लिखा होगा। अब इसमें कर्म कारक ये है। कौन सा कर्म कारक? ये। ठीक है, करण में संपदान से, करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण, क्या कहलाएगा? करुणापूर्ण। जैसे कि ये है करण कारक। जैसे आपको लिख दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि करुणापूर्ण कौन सा कारक तत्पुरुष समास है, कौन सा तत्पुरुष समास है, तो आपको ये पहचानना पड़ेगा। करुणापूर्ण मतलब करुणा से पूर्ण। तो से मतलब, अब वहां पर से एक अलग आता है, से अपादान में भी आता है, से करण में भी आता है, लेकिन अपादान में अलग होने का भाव होगा, अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, संपदान के लिए, संप्रदान के लिए मतलब प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला। देखो, बताया था ये चीज। ये क्या हो गया? यही आपको पहचानना है कि आपको, जैसे आपको ये इस तरीके के वर्ड दे दिए जाएंगे, आपको इसमें पूछा जाएगा कौन सा करण है, कौन सा कर्म कारक है, कौन सा वो कौन सा संप्रदान कारक है। तो इस तरीके से आपको पहचानना। प्रयोगशाला मतलब प्रयोग के लिए, शाला के लिए मतलब कौन सा है? संप्रदान। करण से, करुणा से पूर्ण, करुणापूर्ण, या फिर ये लीजिए करुणा से पूर्ण। आपको याद जानना। अच्छा, करुणापूर्ण किसका होता है? किसका होता है? करण कारक का। इस तरीके से ये व्यक्ति लोगों, कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए, तो ये चीज लिख के आएगी आपको आपके एग्जाम में। ये चीज लिख के आएगी। ठीक है, आपके एग्जाम में ये लिख के आएगा ऐसे इस तरीके। तो आपको ये पहचानना कि ये व्यक्ति कहाँ लगती है, ये व्यक्ति कहाँ लगती है, ये विभक्ति कहाँ लगती है, इस तरीके से। जैसे अपादान में अलग अलग भाव, तो क्या होता है? वो पत्तों से गिरा हुआ क्या होता है? पत्तों से गिरा हुआ। जैसे मान लो, धन से हीन, धनहीन मतलब गरीब होना। पहले उसका पैसा था, लेकिन धन से हीन, धन से हीन हो गया, तो क्या हो गया? धनहीन। ठीक है, फिर आता है संबंध में काकी के, रारी ने, नानी ने। तो इसमें क्या होता है? इसमें संबंध में बताया जाता है। जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, इसमें कौन सी व्यक्ति हो गई? का। ठीक है, क्या बनेगा? राजपुत्र। अब पूछो क्यों? पुत्र क्या है? ये क्या बताया था? तत्पुरुष समास में इसमें दूसरा मतलब प्रधान होता है, और इसमें व्यक्ति का लोप होता है। या आपको ये देखना है, ये चिन्ह देखना है, या आपको पहचानना है कि कौन सा चिन्ह कहाँ पर, मतलब ये वर्ड जो लेटर है, ये कहाँ पर कौन से कारक में, व्यक्ति में लोग यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे रारी रे, रारी रे का क्या हो जाता है? रारी के धन के अधीन, जैसे धन के अधीन बना दो, किसी के भी बना दो, ये उदाहरण आपको दे दिया है। ठीक है, अधिकरण में या पर, शोक में मग्न, शोक मग्न। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल आपको दे दिया है, बाकी आपको किताब में मिल जाएगा। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल आपको दे दिया है। इस तरीके से आपको पहचानना है। करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए अपादान से अलग होने का भाव, संबंध में काकी के, अधिकरण में या पर। अब देखो, कर्म को, इसमें गगन को चूमने वाला, जहां लिखा हो गगन को चूमने वाला, तो क्या होगा? गगन चुंबी। तो गगन चुंबी आ जाएगा, तो आप याद कर सकते हो। अच्छा, गगन चुंबी किसमें? गगन को चूमने वाला, करुणा से पूर्ण, करुणापूर्ण, तो से है। से कहाँ? यहाँ पे किसी चीज से अलग होने का कोई भाव नहीं हो रहा, तो यहाँ पर अपादान तो है नहीं, तो कौन सा बचेगा? करण, करण कारक बचेगा। फिर संप्रदान में
के लिए, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला। ठीक है, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला। फिर इसी तरह जैसे स्नान के लिए घर, स्नान घर। ठीक है, इस तरीके से। अपादान में, अपादान में क्या होता है, अपादान में जैसे किसी चीज से अलग होने का भाव होता है, जैसे जैसे पेड़ से पत्ते गिरना। पेड़ से जब पत्ते गिरते हैं तो क्या होता है, पेड़ से पत्ता अलग हो गया, तो क्या हुआ, ये अपादान कारक हो। जब किसी चीज से कोई वस्तु अलग होती है तो वहां पर क्या होगा, अपादान कारक होगा, ये आप समझ लेना। ठीक है, ये आप समझ गए। जैसे कोई पेड़ है, उससे पत्ता गिर गया तो अलग हुआ, तो क्या हो गया, अपादान कारक हो गया। तरल में सेतुर, अधिकरण में शोक में मग्न, शोक मग्न। ठीक है, इतना लिख लो। अब आ जाते हैं देखो, निया समास। एक होता है निया समास। निया समास का मतलब कहता है जिस समास के पहले कोई निषेध सूचक, निषेध सूचक मतलब कोई निगेटिव वर्ड से जुड़ा हो, तो वो क्या होते हैं, निया समास कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण में, जैसे आ, अन, ना, गैर, इस तरीके से। जैसे आ धर्म है, अब इसमें मैंने आ धर्म जोड़ दिया, आ धर्म जोड़ दिया, तो निया समास हो गया अधर्म। अधर्म मतलब जब धर्म का नाश होता है तो किसी चीज में वो निगेटिव वर्ड आएगा कि नहीं, अधर्म। ठीक है, इस तरीके से। जैसे कि वो अयोग्य, अयोग्य, ये निगेटिव वर्ड हो गया। तो आ, अन, ना, गैर आदि शब्द लगे हो, वो सब कौन से होते हैं, जिसमें नियत समास होता है। जिन शब्दों के पहले निषेध सूचक शब्द लगाओ, कोई शब्द लिखा हुआ है, उसके पहले अगर कोई निषेध सूचक शब्द लगा हुआ है तो वो कौन से होंगे, नियत समास होंगे। अब जैसे कहते हो कि उपसर्ग लगा होता है, उपसर्ग कैसे पहचानेंगे, तो उपसर्ग में कोई निगेटिव वर्ड का, वो निगेटिव शब्द का वो अर्थ नहीं निकल रहा होगा। जैसे कोई शब्द लिखा हुआ तो उसके पहले अगर कोई आ, अन, ना, गैर लगा हो, तो उससे क्या होगा, उसका अर्थ प्रकट हो। जैसे अयोग्य मतलब योग्य नहीं है, तो एक निगेटिव वर्ड निकल रहा है, निगेटिव वर्ड निकल रहा है, निषेध सूचक शब्द निकल रहा है, तो वहां पर नियत समास होता है। ठीक है, और अव्यय भाव समास में उपसर्ग लगा होगा, लेकिन वो निषेध सूचक शब्द का निर्माण नहीं कर रहा होगा, निषेध जिसमें से अधर्म। ठीक है, आ लगा हुआ, अधर्म, अयोग, इस तरीके से। ठीक है, अब आ जाता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है, इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। समस्त पद का, समस्त जो पूरा समस्त पद होता है, समस्त पद क्या कहलाता है, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के एक नए शब्द का सार्थक पद निर्माण, वही तो समस्त पद कहलाता है। तो समस्त पद का उसमें जो होता है उत्तर पद, उत्तर पद और पूर्व पद का मतलब समझ पाते हो, उत्तर पद का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई चीज दे रखी हो, जैसे राजकुमार बताया था, तो इसमें जो कुमार है ये उत्तर पद है, ये राज क्या है, ये पूर्व पद है, ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है। ठीक है, ये अब बात समझ में आई। इसी को कहते हैं उत्तर पद और पूर्व पद, और कुछ नया नहीं होता। ठीक है, इसमें जब विग्रह करते हैं, जब इसमें इसकी पहचान जैसे इसमें अलग जब होता है क्या, पदों को जब अलग किया जाता है, जो या के समान, जो या के समान लिखा हो, वो क्या होते हैं, कर्मधारय समास। क्या होते हैं, कर्मधारय, जिसमें अलग किए जाने पर पदों में जो या के समान, मतलब जैसे कोई चीज लिखी जाती है, जैसे कमल के समान चरण, उदाहरण है जैसे कमल के समान चरण। के समान क्या है, के समान अगर आपको शब्दों में जो या के समान कहीं दिख जाए, वो कौन से होते हैं, कर्मधारय समास के उदाहरण होते हैं। जो या के समान मतलब किसी की किसी से तुलना की जाती है। जब देखो जैसे लिखा हुआ चरण कमल, तो ये बन जाएगा चरण कमल। इसका मतलब जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण,
कमल क्या है? उपमान है। चरण क्या है? उपमेय है। जब उपमान जो है उपमेय किया जाए, जब किसी की उपमा दी जाए, किससे? उपमा से, तो वो क्या होता है? वहां पर कर्मधारय समास होता है। ठीक है। कमल के समान चरण। अब के समान आपको पहचानना क्या है कर्मधारय समास में? अगर आपको कहीं दिखे जो या के समान शब्दों के बीच में, तो आप समझ लेना चरण कमल, तो आप समझ लेना वो कर्मधारय समास होता है। ठीक है। जैसे कनक सी लता, कनक सी लता, सासी से या जो या के समान लिख दो, सासी से भी हो, सा सी या से भी हो, तो वो भी वहां पर क्या होता है? कनक लता। और जैसे कनक लगता हुआ लिखा हुआ है, आपको ये सब एग्जाम्पल आपको याद करने होंगे, आपको किताबों में मिल जाएंगे। इस तरीके के एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो हम एक दो आपको एग्जाम्पल बताए दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि अच्छा इस तरीके से होता है। जैसे चरण कमल है, तो आपको जैसे लिखा हो तो आपको पहचानना होगा कि चरण कमल मतलब के समान, जो या के समान, अगर जहां कहीं आपको जो या के समान दिख रहा हो, तो वो क्या होते हैं? कर्मधारय समास के उदाहरण होते हैं। अब जैसे कि आपको समझ में नहीं आया, हम समझ रहे हैं कि कैसे पहचानेंगे। जैसे वहां पर लिखा हुआ चरण कमल, तो आपको ये याद करना होगा, किताबों में ये दिया हुआ है कि किसके समान, जब चरण कमल। अब चरण कमल तो कोई वर्ड तो बन नहीं रहा है, देखो पहचाने का तरीका बता रहे हैं। ऐसे इसमें कहीं उपसर्ग लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। कोई उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये तो अव्ययभाव समास नहीं हुआ। इसमें कहीं कोई विभक्ति लगी हुई है? का, की, के, रारी, रे, नानी ने, कुछ कहीं लिखा हुआ है? या का, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए कहीं व्यक्ति लगी हुई है, तो ये तत्पुरुष भी समास नहीं हुआ। इसमें कोई निगेटिव वर्ड लगा हुआ है, तो ये नियत समास भी नहीं हुआ। ठीक है। अब बचा क्या? डिंगो समास। डिंगो समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है। इसमें कोई संख्यावाचक है? नहीं है। द्वंद्व समास में दोनों प्रधान होते हैं और उसमें योजक चिन्ह लगा होता है और उसमें विलोम शब्द वर्ड लिखे होते हैं, और यहाँ कहीं विलोम शब्द वर्ड लिखे हैं तो नहीं। अब बचा क्या? बहुब्री समास। बहुब्री समास इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद को संकेत करते हैं, और यहाँ पर क्या है? चरण कमल। चरण कमल मतलब कमल के समान चरण। तो अब बचा कौन सा? कर्मधारय समास। लो ऐसे पहचान लिया आपने, पहचानना तरीका बता दिया। जहां कहीं भी आपको, हमने आपको बता दिया, अब वही बात समास में जब उपसर्ग लगा हो और नीचे सूचक शब्द वर्ण ना, मतलब अर्थ ना निकल रहा हो, तो वो क्या होता है? अव्ययभाव समास। उसमें योजक चिन्ह लगा होगा, योजक चिन्ह के अगल बगल दोनों सेम वर्ड होंगे, तो अव्ययभाव समास का उदाहरण होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? उसमें दूसरा प्रधान होता है, उत्तर पर प्रधान होता है, और उसमें विभक्ति का लोप होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के भाव संबंध में, का, की, के, रारी, रे, नानी में, अधिकरण में या पर, ये कहीं भी व्यक्ति लिखी हो, व्यक्ति लिखी हो, ये चिन्ह लगे हो, तो आप समझ जाना कि इसमें कौन सा कारक तत्पुरुष समास है। ठीक है। बचा नियत समास। नियत समास मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई शब्द के आगे आ लगाओ, अन लगाओ, ना लगाओ, गैर, निषेध सूचक अर्थ निकल रहा हो, तो वो कौन से होते हैं? नियत समास होते हैं। अब कर्मधारय समास हमने बता दिया जिसमें समस्त पद उत्तर में प्रधान होता है, इसमें भी उत्तर में प्रधान होता है, और इसमें अलग करने पर जो या के समान या सा, सी से इस तरीके के वर्ड दिखे हो, तो समझ जाना कि आपका नहीं है। समझ में आए तो सीधे आप सारे एग्जाम्पल देख लेना। अगर कहा यहाँ व्यक्ति तो है नहीं, अवैध समाज का उदाहरण तो है नहीं, अवैध समाज का उदाहरण तो है नहीं, वो व्यक्ति है नहीं, लिंगु समाज है नहीं, द्वंद्व समाज है नहीं, नियत समाज है नहीं, बचा बहुब्री समाज और कर्मधारय समाज। बहुब्री समाज में क्या होता है? तीसरे पद को संकेत करता है। अब चरण कमल किसी तीसरे पद को संकेत कर रहा है? अभी नहीं कर रहा है, अभी हम बताएंगे जब बहुब्री समाज का उदाहरण बताएंगे। तब बचा कौन सा? कर्मधारय समाज। बस यही 6 समाज होते हैं, इन लोग ऐसे पहचान कर लो आप। ठीक है। कनक लता, कनक सी लता। ठीक है, नोट करो आप लोग। जैसे कि अब एक और लिख देते हैं, कमल के समान नयन। कमल के समान नयन। अब देखो के समान आया तो इससे क्या हो जाएगा? कमल नयन। अब कमल नयन किसी के है कोई जो तीसरे की ओर संकेत करता हो? बताओ। तो इसमें उपमा, इसमें क्या होता है? इसमें जो पहला पद जो होता है और उत्तर पद होता है, वो उपमान उपमेय या विशेषण विशेष संबंध होता है। मतलब पहला पद जो होता है उपमान हो जाता है, दूसरा पद अभी हमने बताया था, पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय। ठीक है। तो उपमान में उपमेय की प्रधानता दी जा रही है, तो ये कौन सा हो जाता है? कर्मधारय समास। पहचान हमने आपको बता दी है। ठीक है। आइए देखिए लिंग समास। लिंग समास क्या होता है? लिंग समास में जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, संख्या सूचक या संख्यावाचक हो, वो लिंग समास। मतलब जिसमें पहला पद संख्या वाला हो, जैसे चौराहा, चौर, सात, सिंधु का समूह, सप्त सिंधु,
इसमें समूह या समाहार जैसे शब्द का उल्लेख होता है। जैसे सात उदाहरण, जैसे ये उदाहरण है, जैसे सात सिंधु का समूह, सप्त सिंधु, तो यहाँ सात क्या है, सात क्या है, ये द्विगु समास। इसकी पहचान मतलब पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक होगा सात, तो पता चल जाएगा अच्छा ये सात है, मतलब सप्त सिंधु, सप्त सिंधुओं का समूह, समूह शब्द दिख रहा है, समूह या समाहार या शब्द का उल्लेख हो तो वहां पर कौन से होंगे, द्विगु समास। पहली बात तो ये, जिसका से पहला पद संख्यावाचक हो, सप्त सिंधु, जैसे मान लो ये दिख क्या जाएगा सप्त सिंधु, तो सप्त से ही पता चल जाएगा अच्छा सप्त सिंधु मतलब सात, तो मतलब सात होता है, तो सात मतलब पहला पद क्या है, संख्यावाचक है, तो मतलब कौन सा समास हुआ, द्विगु समास हुआ। चार राहों का समूह चौराहा, तो जैसे चौराहा लिखा हुआ, जिसमें चौराहा मतलब चार राहों का समूह, चौराहा किसे कहते हैं, जब चार राह है, एक रहा, एक रह जाता है, एक रह जाता है, एक रह, तो चौराहा बन गया कि उसे तो कहा जाता है, तो चौराहा मतलब चार राहों का समूह, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी द्विगु समास होगा। तो पहला पद संख्यावाचक हो और उसमें समूह, समूह या समाहार जैसे शब्द का उल्लेख होगा, मतलब समूह या समाहार जैसे शब्द लिखे होंगे, वो सब क्या होंगे, द्विगु समास होंगे। अब आ जाता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में एक ही याद रखना, इसमें दोनों का प्रधान होता है, पहला पद भी प्रधान होता है, दूसरा पद भी प्रधान होता है। इसमें पहचान इसकी, ये इसकी पहचान है, इसमें और एवं शब्द का लोप होता है, इसमें और एवं या शब्द का लोप होता है, लोप मतलब और होगा या फिर एवं लिखा होगा या तो तब या लिखा होगा, तो ये अगर ये शब्द दिखे तो समझ लेना वहां पर द्वंद्व समास होगा। योजक चिन्ह लगा होगा, योजक चिन्ह के अगल बगल विलोम जैसे शब्द लिखे होंगे, जैसे कि उदाहरण रात, दिन, सुबह, शाम, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये इसके उदाहरण है आगे, ठीक है। ये हो गया द्वंद्व समास की पहचान। हमने आपको पहचान वाली, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि आप किस तरीके से कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अब बचा कौन सा, बहुब्रीहि समास, नोट कर लो। बहुब्रीहि समास क्या होता है, देखो इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, मतलब ना तो पहला पद प्रधान होता है, ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। इसमें तीसरे पद की ओर संकेत किया जाता है, संकेत किया जाता है, मतलब अगर दोनों शब्द मिलेंगे, दोनों शब्द मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत वो का वो आसन करेगा, तो वो क्या संकेत किया जाता है, वो बहुब्रीहि समास होते हैं। ये इसकी परिभाषा होगी और यही इसमें पहचान भी होगी, मतलब कि कोनो पर कोई का प्रधान नहीं होता, ना पहला पद प्रधान होता है, ना उत्तर ना दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे की ओर संकेत करेंगे, जैसे कि जैसे मान लो जैसे क्या कहते हैं, जैसे लंबोदर कहते हैं, लंबोदर, अब इसमें पहला लंबोदर में ना तो पहला पद लंबोदर है, तो आप पहचान कैसे करोगे, लंबोदर में ना तो कोई उत्तर लगा हुआ है और कोई बात नहीं है, कोई व्यक्ति लगी हुई है, नहीं लगी है, तो मतलब ना तो तत्व समास है कोई, जिसमें कोई मतलब वो संख्यावाचक शब्द तो नहीं लगा हुआ, ना तो द्विगु समास है, इसमें कोई पद दोनों पद की प्रधानता तो नहीं हो रही लंबोदर में, ना तो और शब्द एवं या शब्द का लोप कहीं दिख रहा है, द्वंद्व समास में नहीं हुआ। कर्मधारय समास में जैसे इसमें जो या के समान कहीं तो नहीं दिख रहा है, तो कर्मधारय समास नहीं हुआ, तो बचा क्या होता, बहुब्रीहि समास। अब जैसे लंबोदर लिखा होता है, अब जैसे लंबोदर लिखा हुआ है, इसमें लंबा है उदर, मतलब लंबोदर मतलब क्या होता है, लंबा है उदर, उदर मतलब पेट, लंबा है क्या, जिसका उदर लंबा है उदर, मतलब तीसरे पद की ओर, यहाँ लंबा की बात हुई, उदर की बात हुई, लेकिन इससे दोनों पद प्रधानता नहीं हुई, लेकिन मतलब कहाँ निकल रहा है जाकर, गणेश भगवान से निकलता है, उनका लंबा ही पेट है, मोटा पेट है, तो लंबा है उदर, मतलब कौन, गणेश, तो किसकी ओर संकेत किया, गणेश भगवान की ओर संकेत किया, तीसरे पद की ओर संकेत किया। यहाँ दोनों पदों से मिलकर कोई शब्द बना नहीं बना, संबंध किसका निकला जाता है, गणेश का निकला, लंबा है उधर जिसका था, जिसका गणेश, ठीक है। ये इसकी पहचान है, मतलब इसमें कोनो पद प्रधान नहीं होता,
तीसरे पद की ओर संकेत करता है, मतलब दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की, जैसे लंबा है उधर, अब ये दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लंबा है उधर, मतलब जैसे दशानन के लोग, दशानन। अब इसमें कहोगे तुम क्या दशानन में तो 10 लगा हुआ है, 10 लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कहीं वो लिंगु समास में कहीं समूह या समाहार शब्द का क्या आ रहा है, शब्द हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो लिंगु समास नहीं है। दशानन, दश है आनंद, दश है आनंद, ठीक है, दस है आनंद, मतलब अर्थात रावण, जिसके रावण। तो दो शब्द मिलकर के किसी तीसरे पद को संकेत करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तत् बहुब्रीहि समास कहलाते हैं, ठीक है। इस तरीके से जैसे चक्रपाणी, चक्रपाणी मतलब चक्र है पाणी, ठीक है, मतलब कौन होगा बताओ, चक्र किसके पास था, विष्णु भगवान के पास था, विष्णु। तो ये हो गया आपका खत्म समास। मैंने आपको इसकी पहचान करना बता दिया, और एक बार नहीं 2-3 बार आपको बता दिया इसकी पहचान करना कि कैसे पहचानना है, ठीक है। और उसके एग्जाम्पल भी लिख दिए, उसकी पहचान भी लिख दी है, सारा कुछ खत्म है। अब बस इनके एग्जाम्पल है जो कि आपको याद करना है, वो आपको किताब में मिल जाएंगे। ऐसे एग्जाम्पल हम बहुत सारे लिख देंगे, तो कहाँ पे लिखते रहेंगे, तो उसका अंत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको 2-3 मतलब जो मेन मेन एग्जाम्पल है वो मैंने आपको हर उसमें सेशन में लिख के दे दी है, ठीक है। और आपको इसकी पहचान करना बता दिया है, ताकि आपको दिक्कत ना हो एग्जाम में जाओ तो आप ये ना सोचो कि ये कौन सा समास, आप कंफ्यूजन ना हो कि ये कौन सा समास है, अवयव समास है, लिंगु समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है कि बहुब्रीहि समास है। ये आपको पहचान इसीलिए मैंने लिख के दे दी, ताकि आप उसको नोट कर लो, और उसका बस के उसके बस के जितना भी आपको नोट कराइए पहचान, और उन्हीं शब्दों को पकड़ करके आप उनके समास की पहचान कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कंप्लीट हो चुका है पूरा बहुब्रीहि समास, अब बस एग्जाम्पल ही बचे हैं, ठीक है। तो आज के इतने रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई, सब लोग बच्चों प्लीज आपसे दरख्वास्त है कि आप सब वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।